नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे रिश्ते की बात करेंगे जो बहुत तेजी से बदल रहा है और शायद उतनी सुर्खियां नहीं बटोरता जितनी चाहिए। भारत और अफ्रीका का रिश्ता। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प लेख लगा है जिसका शीर्षक है इंडिया अफ्रीका, अ स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर 21st सेंचुरी इकोनॉमिक सिनर्जी। और जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो एक बात साफ हो गई। ये कहानी अब सिर्फ पुरानी दोस्ती या गुटनिरपेक्ष आंदोलन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, अब ये बहुत आगे निकल चुकी है। लेख की शुरुआत ही 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री के इथियोपिया, नमीबिया और घाना के दौरे से होती है, जो इस रिश्ते पर एक नए सिरे से ध्यान देने का संकेत है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये रिश्ता ऐतिहासिक एकजुटता की छाया से निकलकर एक ठोस, एक रणनीतिक और अर्थव्यवस्था पर आधारित जुड़ाव में कैसे बदल रहा है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ भारत की तरफ से नहीं हो रहा है। अफ्रीकी देश खुद अब पुरानी वो मदद आधारित व्यवस्था से आगे बढ़ना चाहते हैं। वे अब बराबरी की साझेदारी चाहते हैं और भारत इस नई सोच के लिए एक स्वाभाविक भागीदार लगता है। लेख में जो आंकड़े दिए गए हैं वो इस कहानी की जमीन तैयार करते हैं। जैसे अनुमान है कि 2030 तक अफ्रीका की आबादी 1.7 बिलियन हो जाएगी। 1.7 बिलियन? हाँ, और इससे भी बड़ी बात, वहां के लोगों का कुल खर्च वो 6.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। 6.7 ट्रिलियन डॉलर। जी, ये दुनिया का अगला बड़ा बाजार है और इस दौड़ में पीछे रहना किसी के लिए भी समझदारी नहीं होगी। बिल्कुल, 6.7 ट्रिलियन डॉलर, ये आंकड़ा तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से लगभग दोगुना है। तो जाहिर है इस आर्थिक शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए मौजूदा स्थिति से ही शुरू करते हैं। लेख बताता है कि भारत अब अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों के बीच व्यापार 100 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच रहा है। हाँ, और इसमें 17% की सालाना बढ़ोतरी भी हो रही है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है पहली नजर में। ये अच्छे आंकड़े हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताते। इन आंकड़ों में एक पैटर्न छिपा है। अगर हम देखें कि भारत अफ्रीका को क्या बेचता है, तो वित्त वर्ष 24 में हमने 38 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान निर्यात किया। इसमें पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग का सामान, दवाइयां, चावल, कपड़ा, ये सब शामिल है। मतलब तैयार माल, फिनिश गुड्स। बिल्कुल। और हम अफ्रीका से क्या मंगाते हैं? कच्चा माल, कच्चा तेल, सोना, हीरे, कोयला। ये एक बहुत ही पारंपरिक व्यापारिक ढांचा है जो दशकों से चला आ रहा है। तो आप कह रही है कि आंकड़ों की मात्रा तो बढ़ रही है, लेकिन रिश्ते की जो गुणवत्ता है या उसका स्वरूप वो अभी भी पुराना है। ये एक दिलचस्प बात है। लेकिन इसी मैदान पर एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है, चीन। लेख में जिक्र है कि चीन का अफ्रीका के साथ व्यापार 200 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, भारत से लगभग दोगुना। दुगने से भी ज्यादा। 2024 में अफ्रीका के कुल आयात का 21% हिस्सा अकेले चीन से आया। 21%? ये आंकड़ा ये तो भारत के आंकड़ों को बौना बना देता है। हाँ, और यहीं पर रणनीति का सवाल आता है। भारतीय फर्मों को चीन के विशाल पैमाने, उसकी सस्ती फाइनेंसिंग और जमीन पर मौजूद विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधी टक्कर लेनी पड़ रही है। चीन बंदरगाह बनाता है, सड़कें बनाता है और फिर अपने सामान से उस बाजार को भर देता है। भारत उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकता और शायद करना भी नहीं चाहता। अच्छा, भारत का रास्ता अलग है, जो सिर्फ व्यापार से आगे बढ़कर साझेदारी की बात करता है। और मुझे लगता है कि असली कहानी इसी फर्क में छिपी है। तो ये सिर्फ क्या बेचें से बदलकर वहां क्या बनाएं और साथ मिलकर क्या करें की सोच हो गई है। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि अफ्रीका की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बनना चाहती हैं। लेख इसी बदलाव की ओर इशारा करता है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ अच्छी भावना से नहीं है, ये एक स्मार्ट आर्थिक कदम है। इस बदलाव का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, यानी AFCT। यह 2021 में शुरू हुआ और यह एक क्रांतिकारी विचार है, पूरे अफ्रीका को एक सिंगल मार्केट बनाना। अब एक भारतीय कंपनी घाना में फैक्ट्री लगाकर सिर्फ घाना को नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका को अपना बाजार बना सकती है, बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के। ये तो गेम चेंजर है। मतलब अगर कोई भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी केन्या में एक असेंबली प्लांट लगाती है तो वो वहां से बनी कारें बिना किसी टैरिफ के नाइजीरिया या दक्षिण अफ्रीका में भी बेच सकती है। ठीक है, ये बात है। और इसका एक और बड़ा फायदा है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। वो क्या? अफ्रीका में उत्पादन करने से आप मेड इन
अफ्रीका टैग का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपको अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में बिना किसी टैरिफ के पहुंच मिल सकती है। अच्छा, ये भारत के लिए एक ग्लोबल सप्लाई चेन का दरवाजा खोलने जैसा है, जो चीन के प्रभुत्व को एक तरह से बायपास करता है। तो ये लेन देन से आगे बढ़कर एक रणनीतिक साझेदारी बन जाती है। ये वाकई में गहरी सोच है। लेकिन ये तो भविष्य की बात हुई। क्या जमीन पर इस साझेदारी की कोई मिसाल दिख रही है? क्योंकि बड़े बड़े विचारों और जमीनी हकीकत में अक्सर फासला होता है। हाँ, लेख में इसके कई उदाहरण हैं जो व्यापार से परे जाते हैं। भारत की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग रहा है। जैसे लाइंस ऑफ क्रेडिट के जरिए भारत अफ्रीकी देशों को सस्ते कर्ज देता है ताकि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना सकें। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आईटेक कार्यक्रम, जिसके तहत 40,000 से ज्यादा अफ्रीकी पेशेवरों और छात्रों को भारत में ट्रेनिंग दी गई है। 40,000? जी, जब ये लोग वापस अपने देश जाते हैं तो वे सिर्फ कौशल नहीं बल्कि भारत के साथ एक रिश्ता लेकर जाते हैं। लेकिन क्या ये सॉफ्ट पावर वाकई काम करती है? जब चीन अरबों डॉलर के पुल और बंदरगाह बना रहा हो, तो क्या कुछ हजार पेशेवरों को ट्रेनिंग देना वाकई में कोई मायने रखता है? क्या अफ्रीकी देश इसे सच्ची मदद के रूप में देखते हैं या सिर्फ एक और वैश्विक शक्ति के प्रभाव की कोशिश? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चीन का मॉडल टॉप डाउन है, सरकार से सरकार का सौदा। भारत का मॉडल बॉटम अप है, लोगों से लोगों का जुड़ाव। आप ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती कार्यक्रमों को देखिए। 22 देशों के 15,000 छात्र भारत से ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सलाह ले रहे हैं। जब भारत में बैठा एक डॉक्टर युगांडा के किसी मरीज को सलाह देता है, तो वो एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो कोई कंक्रीट का पुल नहीं बना सकता। इसी तरह कोविड महामारी के दौरान जब 32 अफ्रीकी देशों को भारत से वैक्सीन और दवाइयां मिलीं, तो इसने भारत को एक विश्वसनीय स्वास्थ्य भागीदार के रूप में स्थापित किया। ये भरोसा पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो ये एक लंबी अवधि का निवेश है, जो शायद तुरंत बड़े आंकड़ों में ना दिखे, लेकिन जिसकी नींव ज्यादा गहरी होती है। स्वास्थ्य सेवा में तो ये बात और भी साफ दिखती है। लेख में नाइजीरिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय फार्मा हब स्थापित करने का जिक्र है। ये सिर्फ दवाइयां बेचने से बहुत अलग है। इसका मतलब है कि भारत वहां दवाइयां बनाने की क्षमता विकसित करने में मदद कर रहा है। हाँ, और ये अफ्रीका की भी जरूरत है। वे नहीं चाहते कि हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए उन्हें हमेशा आयात पर निर्भर रहना पड़े। ये आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है, जिसमें भारत एक पार्टनर है, न कि सिर्फ एक सप्लायर। यह साझेदारी की असली भावना है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। लेख में जरूर कुछ बाधाओं का जिक्र होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर आर्थिक जुड़ाव बिना मुश्किलों के तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, और लेख इस मामले में काफी यथार्थवादी है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो वही है जिसका हमने जिक्र किया। हमारा व्यापार अभी भी बहुत ज्यादा कमोडिटी पर निर्भर है, जिसमें वैल्यू एडिशन मतलब मूल्य संवर्धन बहुत कम है। हम कच्चा माल खरीदते हैं और तैयार माल बेचते हैं, जिससे मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा निकल जाता है। और भारतीय कंपनियों, खासकर छोटी और मझोली कंपनियों, यस, उनके एमएसएमईज, उनके लिए क्या मुश्किलें हैं? क्योंकि वही तो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। उनके लिए 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहले, सस्ता व्यापार वित्त यानी ट्रेड फाइनेंस की कमी। अफ्रीका के कई देशों में व्यापार करना जोखिम भरा माना जाता है, इसलिए बैंक आसानी से कर्ज नहीं देते। दूसरा, राजनीतिक और व्यावसायिक जोखिम। कुछ देशों में अस्थिरता के कारण निवेश डूबने का खतरा बना रहता है। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी, वो व्यवहारिक समस्या है, कनेक्टिविटी मतलब सड़कें और बंदरगाह। अच्छा। हाँ, आप कल्पना कीजिए, मुंबई से कंटेनर केन्या के मोम्बासा बंदरगाह तक तो आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन मोम्बासा से किसी अंदरूनी शहर, मान लीजिए युगांडा के कंपाला तक, उसे ले जाने की लागत और समय मुंबई से मोम्बासा तक के सफर से भी ज्यादा हो सकता है। सच में? जी, खराब सड़कें, लंबी कस्टम प्रक्रियाएं और भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स की कमी, ये सब भारतीय सामान को अफ्रीकी बाजार में पहुंचते पहुंचते बहुत महंगा बना देती हैं। और इन व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा का भी तो सवाल है। हम हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ व्यापार का ही नहीं बल्कि कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। हिंद महासागर में समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध मछली पकड़ने जैसी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। व्यापार तभी फलेगा फूलेगा जब रास्ते सुरक्षित होंगे,
इसका सबसे ताज़ा और भयानक उदाहरण हमें लाल सागर में हूती हमलों के रूप में देखने को मिला। लेख में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या? इन हमलों की वजह से उस रास्ते से गुजरने वाले कंटेनर ट्रैफिक में 90% की गिरावट आई। 90%? हाँ, 90%। ये तो लगभग ठप हो जाने जैसा है। इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ा होगा। पूरी दुनिया पर और भारत पर भी। जब जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर लंबा रास्ता लेना पड़ता है तो माल ढुलाई की लागत आसमान छू लेती है। इससे भारतीय निर्यातकों का सामान यूरोप और अमेरिका में महंगा हो जाता है और वे अपनी प्रतिस्पर्धा खो देते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सप्लाई चेन कितनी नाजुक है और समुद्री सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। तो इतनी सारी चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? क्या लेख कुछ ठोस समाधान सुझाता है? क्योंकि सिर्फ समस्याओं की बात करना तो आधी कहानी है। हाँ, और समाधान काफी व्यावहारिक है। पहला कदम है संस्थागत स्तर पर। भारत को अलग अलग देशों से बात करने के बजाय अफ्रीकी क्षेत्रीय गुटों जैसे ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी या सैड, इनके साथ तरजीही व्यापार समझौते मतलब PTAs और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CPAs करने चाहिए। इससे एक साथ कई देशों के साथ व्यापार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। ये तो कागजी कार्रवाई और कूटनीति की बात हुई। जमीन पर क्या करने की जरूरत है? जमीन पर, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, सिर्फ बेचो की मानसिकता से वहां बनाओ की मानसिकता की ओर बढ़ना होगा। अफ्रीका में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने से न सिर्फ लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, बल्कि भारतीय कंपनियां अफ्रीकी बाजारों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी और मेड इन अफ्रीका के फायदों का लाभ भी उठा पाएंगी। यह एक विन विन स्थिति है। और समुद्री सुरक्षा की जो चिंता है, उसके लिए भारत क्या कर रहा है? उसके लिए भारत ने अपनी सागर नीति को और व्यापक बनाकर महासागर का रूप दिया है। महासागर? हाँ, यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें भारत खुद को हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखता है। क्या इसके तहत कोई ठोस कदम उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल। लेख में IKME 2025 का जिक्र है, जो तंजानिया के दार अस सलाम में एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अच्छा। इसका मकसद पूर्वी अफ्रीकी देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर समुद्री डकैती और अन्य खतरों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा भारतीय नौसेना नियमित रूप से पूर्वी अफ्रीकी बंदरगाहों पर मिशन भेज रही है, जिससे आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है। ये दिखाता है कि भारत सुरक्षा को सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी मानता है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो ये साफ है कि भारत अफ्रीका संबंध एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। ये अब सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों का खेल नहीं है। ये साझा विकास, रणनीतिक साझेदारी और 21वीं सदी की बड़ी चुनौतियों जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का मिलकर सामना करने की एक नई कहानी है। बिल्कुल। ये एक ऐसी साझेदारी है जो दोनों के भविष्य को आकार देगी, और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी छोड़ जाती है। इस लेख में बताए गए आर्थिक और राजनीतिक ढांचों से परे 21वीं सदी में दो उभरते हुए महाद्वीपों के बीच बराबरी की एक सच्ची साझेदारी का असली मतलब क्या हो सकता है। ये सिर्फ सरकारों के बीच समझौतों की बात नहीं है, बल्कि लोगों, संस्कृतियों और विचारों के मिलन की बात है। जब एक भारतीय उद्यमी और एक केन्याई उद्यमी मिलकर कोई नया स्टार्टअप शुरू करें, तब शायद इस साझेदारी का असली स्वरूप सामने आएगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे मनन किया जा सकता है।